हेलो क्लास, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑब्सेशन आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th। और आज की इस वाली वीडियो में हम भाई फिजिक्स का एक चैप्टर कवर करने वाले हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स। भाई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काफी कम टॉपिक से काफी इजीली समझ में आ जाता है। बस एक बार कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर हो जाता है तो भाई मेरे को लगता है ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें कुछ भी ऐसा पैनिक करने वाली बात नहीं है। बच्चे बहुत टाइम नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, बट ये गलती नहीं करनी है आपको। इसको थोड़ा सा बस अच्छे से देख लेना और काफी इजीली समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर। हाँ, सबसे पहले तो भाई जैसा आपको पता है कि अगर आपको हमारे बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बैचेस कोर्सेज और भी बाकी सारी चीजों के अगर आप लोगों को ज्वाइन करने या फिर कुछ भी, तो आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है ऑब्सेशन_इंस्टीट्यूट। क्लियर है। इसके सिवाय हमारे एंड्रॉइड और iOS पे एप्स भी हैं जिनको कि आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो एंड्रॉइड वाले ऐप है उसका नाम है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, और iOS पे माई इंस्टीट्यूट करके ऐप है, वहां पे आपको एक कोड एंटर करना पड़ता है, तो हमारा ऐप जो है आप वहां से हमारे कोर्सेज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ डायरेक्ट आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है भाई फोर्स, जिसके अंदर की मेनली हम जो चीजें देख रहे हैं वो है मोमेंट और इक्विलिब्रियम। अब मोमेंट ऑफ और इक्विलिब्रियम ये चीजें हैं क्यों, इन दोनों को एक साथ क्लब क्यों किया गया? ये इस वजह से क्योंकि जब भी किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उसमें कुछ टर्निंग इफेक्ट्स आते हैं या फिर कुछ चेंजेस आते हैं। उन्हीं की वजह से मोमेंट और इक्विलिब्रियम दोनों हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से कि इन दोनों को क्लब किया गया है। अंडरस्टैंडिंग हाउ फोर्सेस क्रिएट मोशन एंड मेंटेन बैलेंस इन रिजिड बॉडीज थ्रू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डायनामिक्स। मतलब कि अगर एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके बावजूद एक बॉडी जो है वो स्टेबल है, उसमें या फिर टर्न आ रहे हैं या फिर कोई टर्न नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें जब मल्टीपल फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं, अंडर व्हेन अ बॉडी अंडरगोस मल्टीपल फोर्सेस, तब उसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर है। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो क्या है भाई? हमारा पहला टॉपिक है टू टाइप्स ऑफ मोशन। देखो दो तरीके के मोशन हम लोगों ने देखे हैं। पहला है हमारा ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा है हमारा रोटेशनल मोशन। जैसे कि भाई अगर हम इस बॉल को देखें तो ये बॉल क्या कर रही है, एक सीधी डायरेक्शन में जा रही, भले टर्न करती हुई जा रही, बट है कैसा इसका डायरेक्शन, एक डायरेक्ट एक सीधी लाइन में है। ऐसे केसेस में हम लोग इस मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ फ्री बॉडी इट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ in a direction of the force, example pushing a ball on the floor causes it to roll forward। मतलब कि भाई अगर हमने किसी चीज को बॉल को धक्का मारा तो वो क्या करेगी, रोल करेगी, बट वो जाएगी किस डायरेक्शन में? एक सीधी डायरेक्शन में। जब भी कभी ऐसा मोशन हमें देखने को मिलता है तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशनल मोशन। वहीं पे ही अगर भाई कोई चीज एक फिक्स्ड पॉइंट फिक्स कर दी गई है, हमने कहा कि भाई यहाँ पे खूंटा लगा दिया हमने और उसके चारों तरफ ये गोल गोल घूम रहा, मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने इस बॉडी को। क्लियर है। अब ये हो सकता है एक फैन हो सकता है एक व्हील हो सकता है एक एक्सल हो, ऐसी कोई चीज है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ पिवटेड बॉडी। कैसी बॉडी भाई? पिवटेड बॉडी। और उसमें कैसी बॉडी थी? वहां पे थी फ्री बॉडी थी। क्लियर है। और यहाँ पे पिवटेड, पिवटेड का मतलब ये कहीं फिक्स्ड है। एट अ सुटेबल पॉइंट इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पिवट। मतलब क्या है? अगर भाई कहीं एक जगह पे फिक्स कर दिया गया और उसके चारों तरफ बॉडी मूव करी जा रही है, मतलब कि जो बॉडी वो एक जगह से फिक्स है। अब वो हो सकता है किसी एंड पे हो, जैसे अगर मैं ये पेन है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको यहां से एकदम एंड से फिक्स करूं तो भी ये पिवटेड कहलाएगी। भाई अगर मैं इसको सेंटर से फिक्स कर दूं और फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमाने लगूं तो भी ये पिवटेड ही कहलाएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? मतलब हो सकता है एंड पे हो सकता है सेंटर में हो सकता है किसी रेशियो में बताओ, बट पिवटेड होनी चाहिए, यानी फिक्स्ड होनी चाहिए। क्लियर है। ये दोनों चीजें जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भाई ये जो व्हील है, ये व्हील कैसे घूम रहा होगा? ये रोटेशनल मोशन दिखा रहा होगा, लेकिन ये जो बॉल है क्योंकि सीधे आ रही है तो ये कैसा दिखा रही है? ट्रांसलेशनल मोशन। मेन बात क्लियर है। अगर एकदम डिफरेंस पूछ लिया जाता है भाई ट्रांसलेशन मोशन और फिक्स्ड मोशन में क्या होगा, सॉरी रोटेशन मोशन में क्या होगा? ट्रांसलेशन भैया फ्री बॉडी होगी, रोटेशनल में पिवटेड बॉडी होगी। ट्रांसलेशनल में एक डायरेक्शन, एक सीधी डायरेक्शन में लीनियर मोशन हो रहा होगा, वहीं पे जो रोटेशनल है उसमें क्या है? एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन कर रही होगी बॉडी। क्लियर है। ये तो इतना चीजें बड़ी आसानी से किया सकती, भूलना नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना है, बड़ी आसान है ये चीजें। इसके बाद क्या है भाई? अगला है हमारा व्हाट इज टॉर्क। अब देखो टॉर्क के बारे में पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या बोलते हैं। द टर्निंग इफेक्ट, सबसे मेन पॉइंट, द टर्निंग इफेक्ट ऑन बॉडी अबाउट एन एक्सिस is called the moment of force or torque. When a force is applied to a pivoted body, it produces rotational motion rather than linear motion. मतलब कि भाई जब भी कोई फोर्स दिया जा रहा है बॉडी पे, ठीक है, द टर्निंग इफेक्ट, यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट है, मुड़ रहा है वो बॉडी, उस बॉडी में जो टर्न आ रहा है, लेट्स से पेन है, अगर मैं इस पेन को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ और इधर से इसको फोर्स दे रहा हूँ बस एक पार्ट पे, तो ये क्या करेगा? टर्न करेगा, नीचे की ओर टर्न करना चाहेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? इसको हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर कहते हैं टॉर्क।
बच्चे आजकल के भाई बड़े आसानी से टॉर्क को एक जगह से रिलेट कर पा रहे होंगे, वो है भाई बाइक्स के साथ या फिर कार के साथ, कि मतलब टायर जिस स्पीड से टर्न कर रहा है, टायर की जो टर्निंग पावर है उसको हम लोग टॉर्क कह रहे हैं। भाई बहुत बार सुना है भाई लड़कों ने तो हद से ज्यादा सुना है भाई, जो कार्स या फिर बाइक्स के बड़े शौकीन है उनको बड़ा अच्छे से पता है ये बात। क्लियर है? अबाउट एन एक्सिस, यानी कि किसी एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे कि अगर भैया ये पेन है, मैंने ऊपर की तरफ से फोर्स दिया है, क्लियर है, तो ये एक एक्सिस के अलोंग जैसे फोर्स है ना, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसके लिए एक और नाम भी है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, टॉर्क कहा जाता है। When a force is applied to the pivoted body, it produces rotational motion, यानी कि उस टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है, इसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसमें रोटेशनल मोशन हमें एक्सपीरियंस, ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, जिसे कि हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अच्छा, जब भी टॉर्क निकालना है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज की जरूरत होती है, दो चीजें तो भाई हमने यहीं पे ही देख ली है। पहला क्या है हमारा फोर्स, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। लेट्स से कि भैया यहां पे ये देखो, यहां मैंने इसको पिवट कर रखा है, ठीक है, कलर बदल के देखते हैं। लेट्स से कि यहां पे यहां मैंने कहा कि भैया इसको फिक्स कर दिया है इस पॉइंट पे, क्लियर, और इस जगह पे कुछ इस जगह से मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये जो एंडिंग है हमारी, इस पार्ट पे हमने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया हुआ है। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया टॉर्क के लिए, फोर्स में फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई हमारा क्या मतलब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारा मतलब है कि कितनी दूरी से लगाया जा रहा है फोर्स, यानी कि जो हमारा पिवटेड पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट से फिक्स किया गया है उससे कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या करें भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशनल मोशन और टू लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि अगर इस पार्ट में देखूं तो भाई अगर मैंने जो हमारा यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे और पिवट किया था, वो कुछ यहां पे किया था, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, जिसको कि हम लोग कह देंगे क्या, डी कह देंगे। क्लियर है? यहाँ पे डी, ये डी है हमारा, और फोर्स कितना है, एफ। क्लियर है? ये दो चीजें हैं। अब हमें क्या कह रहा है, टॉर्क का, अच्छा दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला क्या था हमारा, कि कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दूसरा क्या है हमारा, कि कितनी दूरी से अप्लाई किया जा रहा है। इन दो चीजों पे ही मेनली हमारा क्या डिपेंड कर रहा है, टॉर्क डिपेंड कर रहा है। अब जब इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा सर हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा सर, फोर्स इनटू, क्या होगा भाई ये, हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्या, टॉर्क। भाई दो दो कलर्स में क्यों आ रहा है ये, एक मिनट, एक मिनट मित्रों, हाँ, ओके अब सही। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है, बात क्लियर एकदम। मतलब कि अगर हमने एक पॉइंट पे इसको फिक्स किया हुआ है तो वहां पे जो फोर्स लगाया जा रहा है किसी भी एक्सिस पे, वो और जो उस पॉइंट से उस फोर्स की दूरी है, याद रखना, पॉइंट से फोर्स की दूरी, ना कि उस पूरे आर्मेचर की दूरी। अगर मैंने यही फोर्स कुछ इस जगह पे लगाया होता, एक मिनट, हाँ लेट से यहीं पे, चलो यही कलर ले लेते हैं। अगर हमने फोर्स जो है यहां पे लगाया होता तो भाई हम लोग डिस्टेंस कितना कवर कर रहे होते, ये वाला, इस वाले डी को कंसिडर कर रहे होते भाई, ना कि ये कलर दिख रहा है, ये कलर बड़ा ही लाइट हो जा रहा है भाई, हाँ ओके। अगर मैंने एफ को यहां रखा होता तो भाई जो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस हम लोग वो कर रहे होते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कुछ ये होता, स्मॉल डी अगर ले लेते हैं, तो यानी कि डिस्टेंस से बड़ा ज्यादा अंतर पड़ता है। तो और जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां से डिस्टेंस कवर करेंगे, ना कि भाई पूरी डिस्टेंस को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें क्या है, क्या चीजें अभी हम लोग देखा, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिस फॉर्मूले का क्या, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, टॉर्क बोला जाए या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाए, बात एक ही होगी। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला भी क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हमारा टॉर्क का फॉर्मूला भी क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही सेम चीज है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड। वही हम लोगों ने जी चीजें पढ़ी, तो इसकी तीन यूनिट्स निकाली जा सकती है। अभी हमने कहा था कि सर जो टॉर्क है, या फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ, ठीक है, टॉर्क जो है, या फिर इसको टॉर्क लिख लो यहां पे, टॉर्क, इसका जो फॉर्मूला था वो था एफ इंटू डी। डी क्या है यहां पे सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, कुलर यहां पे जगह नहीं है, डिस्टेंस। अच्छा, तो भाई
फोर्स की यूनिट क्या है सर? फोर्स की यूनिट कह दोगे भाई न्यूटन है। और सर डिस्टेंस की यूनिट क्या है सर? वो सर मीटर है। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सर इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? न्यूटन मीटर। तो अगर एसआई यूनिट बोली जाए कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क क्या है, तो वो है सर न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट यहीं पे अगर भाई न्यूटन की हमारी जो सीजीएस यूनिट क्या बनती है, वो बन जाती है सर डाइन। वो बन जाएगी डाइन। और मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? वो हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो हमारी सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी? डाइन सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट्स, यानी ग्रेविटेशनल यूनिट्स में अगर हम लोग बात करें तो भाई यही चीजें बदल जाएंगी। वहां पे न्यूटन क्या हो जाता है? न्यूटन को हम लोग चेंज कर देते हैं किलोग्राम फोर्स या फिर ग्राम फोर्स। अगर ऐसा यूनिट में चलना तो वो किलोग्राम फोर्स हो जाता है, और वो मीटर का मीटर ही रहेगा, यानी कि किलोग्राम मीटर, किलोग्राम फोर्स टाइम्स मीटर। और अगर ऐसा सीजीएस यूनिट में चलेंगे तो भाई किलोग्राम फोर्स हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम फोर्स में। ग्राम फोर्स टाइम सेंटीमीटर। ये हमारी यूनिट्स रहती है। मतलब कितनी यूनिट्स पढ़ी हमने? पहला तो अगर हमने देखा कि नॉर्मल ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं तो वो है न्यूटन मीटर। अगर सीजीएस यूनिट में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? डाइन सेंटीमीटर। और वहीं पे अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन बात किया, अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन सर कहां होगा? इसके अगर एक पेड़ है ऐसा, और उस पेड़ पे एक डाल लगी है, उस डाल पे एक सेब लगा है, तो भाई उस सेब को क्या कर रहा है? ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। भाई डाल से टूटना नहीं चाह रहा, तो क्या होगा? डाल पे जो होगा, डाल पे भाई हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, है ना? तो ऐसे केसेस में यानी कि ग्रेविटी की वजह से अगर मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे यूनिट क्या कर देते हैं हम लोग? किलोग्राम फोर्स टाइम्स मीटर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले उस पर चलते हैं भाई। और एक बात याद रखना, अगर भाई किलोग्राम फोर्स मीटर है भाई, उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें 9.8 मल्टीप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स में सर कितना न्यूटन होता है? 9.8 होता है। मीटर का तो मीटर ही रह रहा है, लेकिन जो किलोग्राम फोर्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? न्यूटन में। तो इसलिए 9.8 मल्टीप्लाई करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग न्यूटन मीटर से डाइन सेंटीमीटर में जा रहे हो, वही यहां भी होगा, क्योंकि अगर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं सर कितना जा रहा है? 10⁵ और मीटर से अगर सेंटीमीटर में जा रहा है तो 10⁵2। तो कंबाइन होके जब ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा होगा तो कितना होगा? 10⁷ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना ये बातें? ये बातें भी अपने दिमाग में रखनी है, भूलना नहीं। ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है? डायरेक्शन मैटर्स। डायरेक्शन से किसका डायरेक्शन मैटर करता है? डायरेक्शन मैटर करता है कि सर ये जो मूवमेंट लग रहा है किधर की तरफ लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। अब इसको अगर याद रखना है, बड़ा ही सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि बोतल का ढक्कन, हमेशा बोतल का ढक्कन से याद रखो। सबसे इजी और सबसे मतलब कि याद रखने वाला तरीका है। क्या अगर बोतल को खोलना, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? बोतल को खोलने का हमारा मेन मोटिव होता है, बोतल बंद करना नहीं। ये मत सोचना कि भाई बोतल बंद करना हमारा मेन मोटिव है। तो जब भी हम लोग एक बॉटल को ओपन करेंगे तो बॉटल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कुछ ऐसे, है ना? और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं यानी कि हमारा मोटिव पूरा हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे? भाई वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है क्योंकि हमारा मेन मोटिव पूरा हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे भाई? पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है ये बात? मतलब कि अगर कहीं पे मोमेंट क्रिएट हो रहा है और उससे एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो वो मोमेंट कैसा है सर? पॉजिटिव है। काउंट टर्न्स बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज कन्वेंशनली टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि अगर काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कैसा है भाई? पॉजिटिव है। क्लियर? अगर वहीं पे बॉटल बंद कर रहे हैं, टाइट हो जा रही है चीज, नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब कि जो क्लॉकवाइज है सर वो कैसा है? वो नेगेटिव है सर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बड़े आसान से समझ में आया। मतलब कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो सर बॉटल खोल रहे हैं, बॉटल खोल रहे हैं तो कैसा है? पॉजिटिव है। वहीं पे अगर सर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं यानी कि बॉटल बंद कर रहे हैं, यानी कि टाइट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है सर? नेगेटिव है। क्लियर एकदम? बड़ा समझ में आया? कहीं भूलोगे तो नहीं? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है सर? पॉजिटिव है। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या है सर? नेगेटिव है। बहुत बड़े। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कर रहा है? कुछ एग्जांपल्स से अगर हम लोग देखना चाहें तो हैंडल्स आर प्लेस्ड फार फ्रॉम हिंजेस। अब देखो अगर कोई दरवाजा है तो भाई उससे क्या होता है? उससे बहुत दूर लगाया जाता है हैंडल, मतलब एकदम एंडिंग पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सर अभी आपने बताया था कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है सर फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा, और जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ही ज्यादा गेट को ओपन करना इजी होगा। यानी कि जो डोर का हैंडल होगा वो कहां लगाया जाएगा भाई? जितनी ज्यादा दूरी पे लगाया जा सकता है हिंजेस से। हिंजेस क्यों सर? वही हमारा पिवटेड पॉइंट है। तो हिंजेस से जितना ज्यादा दूर है उतना ही ज्यादा ओपन करना इजी। एक है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील को भाई
जब तुम घुमाते हो तो कैसे घुमाते हो? क्या सेंटर पकड़ के घुमाते हैं कि कोई स्टीयरिंग व्हील को? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एंडिंग पे उसको पकड़ के घुमाते हैं, और एंडिंग पकड़ के घुमाने से क्या होता है, वो इजी हो जाता है, उसकी वजह से हम लोग अपने टायर को घुमा सकते हैं। वरना हमारे पास देखो भाई, जितना ज्यादा दूर है वो भी काफी ज्यादा दूर रहता है, उसको आराम से हम लोग घुमाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, टायर इजिली मूव कर पाते हैं। तीसरा है हमारे पास स्पैनर्स। स्पैनर क्या होता है? सो जो नट टाइट करता है ना, हाँ, नट टाइट करने वाला, उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्पैनर कहते हैं हम लोग। अब देखो, तुम अगर नॉर्मली एक नट खोलने जाओ, पूरी जान लगा दोगे ना, तब भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुमने एक स्पैनर लिया, हमने कहा कि लेट से ऐसा एक नट है, और तुमने क्या किया, इसके एक स्पैनर लगा दिया, कुछ इस तरीके से स्पैनर लगाया। अब क्या हुआ, अब सर यहां पे मुझे क्या है कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिल गई है। इसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जब मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो सर जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कि ये इजी हो जाएगा ओपन करने के लिए। क्लियर है बात? तो हमने देखा कि कैसे इन चीजों का डिपेंडेंस है, फोर्स का और डिस्टेंस का। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखते हैं भाई, एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक बार डोर का। अब अगर हमने कहा कि अप्लाइंग फोर्स एट, अच्छा मान लेते हैं कि भाई जो हमारे हिंजेस है कुछ इस जगह पे लगे हुए हैं, ये हैं हमारे हिंजेस। क्या है भाई? हिंजेस हैं ये। अच्छा, और हमने कहा कि 2 पॉइंट्स लिए हमने इसी डोर पे। क्या कह रहा है? पी फार फ्रॉम द हिंज, यानी कि कुछ इस जगह पे हमारा जो हैंडल है, जहां पे, वहां पे हमने कहा कि एक पॉइंट है हमारा पी। क्लियर? दूसरा है रिक्वायर्स मिनिमल एफर्ट फोर्स एट पॉइंट क्यू, यानी कि क्यू। अच्छा, पी है हमारा काफी दूरी पे D1, और हमने कहा कि यहां पे एक सेंटर में हमने एक पॉइंट ले रखा है जिसको कि हमने कहा क्यू। इसकी जो डिस्टेंस है वो है D2। क्लियर? फोर्स एट हिंज आर प्रोड्यूसेस जीरो टॉर्क। अच्छा, और एक यहां पे पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे हमने हिंजेस के जस्ट नीचे हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या? आर। इस पॉइंट को हमने लिया आर। अच्छा, यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, हमने इसको भी कह दिया तब भी D3। अच्छा, हमें कह रहा है कि भाई कितना ज्यादा फोर्स बन रहा है उसको एक बार कंपेयर करते हैं। यहां पे क्या है? D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3। क्लियर? अच्छा, तो यानी कि जो हमारा फोर्स एट पॉइंट पी, टॉर्क एट पॉइंट पी और टॉर्क एट पॉइंट क्यू, टॉर्क एट, एक मिनट भाई, यही मूव कर गया। ओके, टॉर्क एट पॉइंट क्यू। ठीक। अच्छा, टॉर्क एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? एफ। हम मान रहे हैं कि भाई तीनों केसेस में हमने जो एफ लिया हुआ है वो सेम ही, तो इनटू में, या फिर इन दोनों का पहले वो निकाल लेते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो से ज्यादा इजीली समझ पाओगे मे भी तुम लोग। हमने कहा कि टीपी अपॉन में टी क्यू, यहां पे क्या आ जाएगा भाई? टीपी अपॉन में टी क्यू हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा एफ इंटू D1 अपॉन में एफ इंटू D2। क्यों भाई? दोनों केसेस में जो फोर्स था वो सेम था, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टीपी अपॉन में टी क्यू आ जाएगा हमारे पास D1 अपॉन में D2 आ गया। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो भाई D1 की वैल्यू क्या थी? D1 की वैल्यू D2 से ज्यादा थी, तो इसका मतलब भाई जो TP की वैल्यू है वो भी क्या होगी? TQ से ज्यादा होगी। क्लियर है बात? वहीं पे हमसे कह रहा है फोर्स एट हिंज आर प्रोड्यूसेस जीरो टॉर्क। से जीरो टॉर्क क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? फोर्स तो वहां भी दिया जा रहा होगा ना। अगर मैं यहीं पे हिंज के अलोंग ही, हिंज यहां पे है मेरा, लेट से, हाँ, हिंज मेरा यहां पे है, और यहीं पे मैंने पॉइंट आर भी ले लिया, यानी कि उसके जस्ट ऊपर ले लिया, यानी कि यहां पे जो D3 है, D3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? D3 की वैल्यू हो जाएगी सर जीरो हो जाएगी। और हमारा जो टॉर्क है सर, वो टॉर्क क्या कह रहा है? F इंटू डी। और अगर D3 की वैल्यू ही जीरो है, यानी कि F इंटू जीरो, यानी कि टॉर्क कितना आ रहा है भाई? टॉर्क आ रहा है हमारे पास जीरो। और अगर जीरो टॉर्क है तो क्या भाई कोई टर्निंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स ही बात है सर, अगर जीरो डिस्टेंस है तो सर कोई टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा ना, तो क्या भाई डोर ओपन हो पाएगा? नहीं। अच्छा, यहां पे हमने देखा था कि भाई जो टीपी था, यानी कि टॉर्क पी था, पी पे जो टॉर्क बन रहा था वो क्यू से काफी ज्यादा था, यानी कि जो डोर खोलना है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर तुम्हें कोई एग्जांपल अच्छे से इलैबोरेट करने को आ रहा है तो तुम काफी इजीली ये डोर वाला एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर है बात? वो स्पैनर वाला भी ले सकते हो, स्पैनर वाला भी काफी इजी होता है, बट डोर वाला जो है वो एकदम बेस्ट है, काफी इजीली एक्सप्लेन किया जाता है विद डायग्राम। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा कपल। अब कपल का कौन सा मतलब है? ये वो वाला कपल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर दो फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं तो उस कपल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? अगर दो फोर्सेस
फोर्स वहां भी तो काम करती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहे हैं। मैंने एक्चुअल फोर्सेस जो कि उस हमारे बॉडी पे काम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस मतलब क्या है कि जैसे कि हमने कहा कि एक ऐसे रॉड ले लिया हमने, ये हमारी रॉड है, ठीक। अच्छा, अरे 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 अरे, नहीं नहीं, हाँ, हमने कहा कि भाई यहाँ पे दो रॉड है, यही मान लेते हैं। हमने कहा कि दो रॉड हैं, एक फोर्स जो है वो इधर से काम कर रहा है कुछ ऊपर की तरफ। एक मिनट, एक फोर्स जो है वो कहां कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है। हमने कहा कि F1। इसी के कंपैरिजन में एक दूसरी तरफ यहां पे F2 काम कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी ऊपर की तरफ है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। हम लोगों ने बोला टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन के अक्रॉस नहीं ये काम कर रहे, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है। फॉर्म्स अ कपल, अ कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस रोटेशन। अब देखो जब दो फोर्स है, एक ही में ही रोटेशन हो रहा था, अब दो दो है तो दो, यूजुअली जब भी हम लोग एक तरफ से फोर्स लगा रहे होते हैं, अगर वो एंडिंग से पिवटेड नहीं है, मतलब कि अगर वो एकदम एंड में फिक्स नहीं है तो बीच में अगर कहीं पे फिक्स है तो उसके से कपल जनरेट होता ही होता है। मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि अगर मैं अगर यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ एक और फोर्स जनरेट होने लगेगा। मैं अगर इधर लगा रहा हूं तो उधर साइड पे ऑटोमेटिकली फोर्स जनरेट होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अ कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस रोटेशन। अब ये जैसे ही कपल भाई दो तरफ फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ टर्न करना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, टर्निंग इफेक्ट। क्लियर है बात? और ये टर्निंग इफेक्ट क्या बनेगा, ये टर्निंग इफेक्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क, या फिर अगर यहां पे हम लोग देखें तो इसको कहेंगे कपल। कपल क्या है, बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट कॉजेज अ रोटेशन इन द बॉडी। क्लियर है बात? अच्छा, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, लेट्स हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो ये डिपेंड कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है, F2 पे और F1 पे, जो कि हमने कहा सर इक्वल है। यानी कि here F1 is equals to F2। अरे अरे अरे, एक मिनट भाई, F1 is equals to F2, F1 is equals to F2, that is equals to F। अच्छा, ये तीनों अगर इक्वल है, यानी कि F1 बोले F2 बोले, बात एक ही हो जाएगी। दूसरा ये डिपेंड करेगा भाई, जैसे हमारा वहां पे टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, यानी कि पिवट से कितना डिस्टेंस है इसका। यहां पे जो डिस्टेंस है मैंने कहा कि ये है D1, और यहां से जो डिस्टेंस है ये मैंने कह दिया D2। अगर मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा वो डिफाइन कर रखा होगा, रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यानी कि पहला है अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, फोर्स एक्सर्टेड एक्सटर्नली ऑन द बॉडी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एट पिवटेड पॉइंट, यानी कि दोनों साइड पे जो फोर्स है वही, अप्लाइड फोर्स भी वही है, ये भी वही है, मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोल रहे हैं। रोटेशनल इफेक्ट, अब रोटेशनल इफेक्ट क्यों है, यही दोनों फोर्सेस जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, इसको टर्न कर रहे हैं। डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारा जो फोर्स है जो कि दोनों साइड पर लगाया जा रहा है, जो कि इक्वल ही है अल्टीमेटली, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। क्लियर? इसके बाद अच्छा, कपल एक्शन में हमें कहां कहां कपल देखने को मिलता है, जिसके अगर मैं एक नल खोल लूं, नल भाई यूजुअली सेंटर में ही फिक्स होता है, उसमें दोनों तरफ है, इसकी ये वाला जो नल है ये देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे पिवट है इसका, कुछ इस जगह पिवट है। जब तुम इसे होल्ड करोगे तो तुम एक बार फोर्स इधर से लगाओगे F1 लेट से, और इधर से लगा रहे हो F2, जो कि इक्वली हैं, तो Fe लिख देते हैं इसको, वरना कंफ्यूजन ले लोगे तुम लोग। तो इधर हमने कहा कि इधर से हमने F लगाना शुरू किया और इधर भी F लगाना शुरू किया, लेकिन इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे घुमाएंगे इसको, अरे घूम जाएगी। बॉटल का ढक्कन भी अगर हम लोग ले रहे हैं तो भाई एक तरफ ऐसे करके भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने जैसे कहा, अगर मैं एक तरफ भी फोर्स लगा रहा हूं तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर वो पिवटेड एट द एंड नहीं है, बीच में कहीं पे अगर उसका पिवट है तो ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा दूसरी डायरेक्शन भी एक फोर्स जनरेट होना ही होना है। क्लियर है बात? उसके बाद लॉक इन की, बस ये है कि अगर मैं एक डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, दूसरा वाला जो है क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है तो वहां पे एक इमेजिनरी फोर्स हम लोग कहेंगे जनरेट होगा, जो कि हमारा, क्योंकि अब एक ही डायरेक्शन लगाना है तो वो अल्टीमेटली टॉर्क ही बन रहा है। बट अगर दो लगाएंगे दोनों तरफ भाई इजी हो जाएगा, फोर्स का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो रीजन आ जाता है। क्लियर? लॉक एंड की, भाई अगर लॉक ऐसे चाबी घुमाओगे तो दोनों तरफ से घुमाओगे ना तो इजी हो जाता है, एक तरफ से तो उसमें घुमाने में प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक हमारा रॉड है,
इस रॉड की एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो d है। अब मैंने अगर यहां से फोर्स लगाया और मैंने कहा कि पिवट यहां पे, एंडिंग पे पिवट है, तो पूरा डिस्टेंस लग रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पे ही इसी पिवट को जो है छोटा कर दूं, कैसे छोटा कर दूं सर? पिवट मैंने यहां पे कर दिया, अब मैं फोर्स यहां से लगा रहा हूं, तो क्या होगा सर? जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। डिस्टेंस कम होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक दूसरा फोर्स इधर भी लगाना पड़ेगा। इधर भी जब मैं दूसरा फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अब ये डिस्टेंस फिर से वही कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो टर्निंग इफेक्ट इजी हो पाएगा। क्लियर है बात? कपल इसको कहते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना इसलिए इसको कह रहा हूं। अगला, अगली तरफ अगर हम लोग चलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल वही आ गया भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल। कपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं, एक इस एंड पे तो दूसरा दूसरे एंड पे काम कर रहा है। क्लियर? When two equal forces F act at perpendicular distance d apart, the moment of couple equals F into d। क्या मतलब है इसका? हमने कहा कि ये एक हमने रॉड ले लिया, फिर से रॉड को, अब इसको अच्छे से समझते हैं। अभी जो मैंने बातें बोली थी बस बोली नहीं, मतलब बस समझाने के लिए। अब उसका एक मैथमेटिकल तरीका देखते हैं, क्या कहना चाह रहे थे सर। मैंने कहा कि ये एक पॉइंट, ये एक रॉड थी, इसको मैंने पॉइंट ओ पे फिक्स कर दिया। एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी। क्लियर? एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं जो कि है एफ, और एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं जो कि है क्या? एफ, क्योंकि भाई दोनों इक्वल ही होने वाले हैं। अब जो हमारा फोर्स एट पॉइंट ए, फोर्स एट पॉइंट ए क्या है? एफ है, तो मोमेंट जो बन रहा होगा एओ का, मोमेंट एट एओ, मोमेंट एट एओ कितना हो जाएगा भाई हमारा? एफ इंटू एओ या फिर ओए। देखो भाई यहीं पे लिखा है मोमेंट एफ इंटू ओए, लेकिन ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा मोमेंट फोर्स एट बी, फोर्स एट बी, तो फोर्स एट बी की वजह से जो मोमेंट बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा? मोमेंट एट ओबी, तो एफ इंटू ओबी। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों एक साथ लग रहे हैं भाई, दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ही मैं इन दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा? एफ कॉमन आ जाएगा, ओए प्लस ओबी बन जाएगा। और अगर मैं ओए और ओबी दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा भाई? मेरे पास मिल जाएगा ए बी। ओए प्लस ओबी इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी को मैं क्या कह सकता हूं भाई? पूरी इसकी जो डिस्टेंस अगर वो डी है तो ये फिर से क्या बन जाएगा? एफ डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यही मैंने कहा था कि अगर मैं सिर्फ एक तरफ ही फोर्स लगा रहा हूँ तो दूसरी तरफ एक इमेजिनरी फोर्स बनेगा, बट जो मेरा डिस्टेंस है अप्लाइड फोर्स के बीच में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को दोनों तरफ फोर्स लगाना पड़ता है कपल पे, अगर वहां पे जो पिवट है वो सेंटर में है या फिर मतलब ऑफ द एज है। बेसिकली ये समझना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अल्टीमेटली यानी कि जो कपल में फोर्स, कपल में मोमेंट बन रहा है और हमारा जो नॉर्मल मोमेंट था वो दोनों इक्वल ही है। बस अंतर क्या आता है? बस यहाँ पे हमें दो तरफ से फोर्स लगाना होता है जो कि इक्वल आ जाता है, और वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग? वहां बस एक ही तरफ लगाना होता है। यहाँ पे दो तरफ क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गई, क्योंकि जो पिवट है वो पहले एंड में था, वो एंड में ना होके बीच में कहीं पे आ गया है। बीच में कहीं पे मतलब एग्जैक्ट सेंटर, बीच में कहीं और पे। क्लियर है बात? एकदम समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। अगला क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम। अब देखो, अभी हमने कहा था कि सर ये दोनों एक साथ क्यों क्लब किए गए हैं। मोमेंट में हमने देखा कि सर मोमेंट पे या फिर कपल ऑफ मोमेंट ऑफ कपल में जब हमने देखा कि भाई एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उसको ओपन करने के लिए, है ना? अब हम कह रहे हैं कि सर यहां भी ज्यादा फोर्सेस, अगर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन forces produce no change in its state of rest और मोशन। ट्रांजिशनल है, रोटेशनल मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है, उस पे मल्टीपल फोर्सेस काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि वो एक इक्विलिब्रियम में है। बात समझ आई? मतलब बॉडी जैसा मोशन कर रही थी वैसा ही मोशन कंटिन्यूअसली करती चली आ रही है, भले ही वो ट्रांसलेशनल हो, भले ही वो रोटेशनल हो। उस केस में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सर ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से कि इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है बात? ये होता है भाई हमारा इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसके टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, भाई कितने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास? सर हमारे पास मेनली कितने टाइप के इक्विलिब्रियम्स हैं? सर दो टाइप के इक्विलिब्रियम्स हैं। कौन कौन से? नेमली स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक में अंतर क्या है?
बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यानी कि अगर कोई रेस्ट पे बॉडी है और उसको हम लोग कह रहे हैं भाई इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन जो नेट फोर्स है उसका है वो जीरो है, जिसकी वजह से इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा भाई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। वहीं पे डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखें तो बॉडी मेंटेन्स अ कांस्टेंट मोशन, यानी कि बॉडी मूव कर रही थी, सर्टेन फोर्सेस पे अभी भी काम कर रहे हैं, बट उसके बावजूद वो वही मोशन रिटेन करे रखी, मतलब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है जो भी, क्लियर है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करेगा। अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल देखें तो बुक लाइंग ऑन अ टेबल, भाई बुक अगर टेबल पे रखी हुई है, फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, लेकिन क्या वो मूव कर रही है, उसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं, यानी कि उसका जो नेट फोर्स है वो क्या है सर, वो जीरो है। दूसरा बैलेंस्ड बीम बैलेंस, मतलब कि एक तराजू हमने ले लिया, ये हमने एक तराजू लिया सर, यहाँ पे सामान रखा है, यहाँ भी सामान रखा है, दोनों साइड पे जो हमारा बैलेंस बन रहा है वो इक्वल है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ना ही इधर मूव करेगा ना ही ये इधर मूव करेगा, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो क्या एकदम बैलेंस है। इसमें भी क्या है, फोर्स तो दोनों तरफ लगना है, इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, तो ऐसे केसेस में भी क्या है, हम लोग कहेंगे कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तीसरा है बॉडी पुल्ड बाय इक्वल अपोजिट फोर्सेस, मतलब हमने एक टग ऑफ वॉर कराई, हम भी इधर से ताकत लगा रहे हैं, वो वाला भाई उधर से ताकत लगा रहे हैं, लेकिन रस्सी मूव ही नहीं कर रही। अगर रस्सी नहीं मूव कर रही है तो रस्सी कैसी, एट रेस्ट है। ऐसे केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्लियर है बात। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर अगर एग्जांपल्स आते हैं तो रेन ड्रॉप फॉलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एक रेन ड्रॉप गिर रही है, हम मान रहे हैं कि उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है फॉर सर्टेन टाइम, तो वो क्या करेगी, वो लगातार उसी वेलोसिटी से गिरती रहेगी, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं आएगा। ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, सर वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चल रही है। अंडर द इन्फ्लुएंस हमने कहा कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो काम नहीं कर रहा है। एरोप्लेन एट अ कांस्टेंट हाइट, जो एरोप्लेन है वो भाई हवा में उड़ रहा है, काफी ऊपर उड़ रहा है, उस पे नीचे, अब यहाँ पे देखो ग्रेविटी भी इन्फ्लुएंस कर रही है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, लेकिन जो उसके इंजन है उसको ऊपर भेज रहे हैं, और एयर प्रेशर वगैरह सब कुछ उसको एकदम प्रॉपर्ली एक ही जगह पे फिक्स रखे हुए, और वो वहीं पे मूव करता चला जा रहा है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी फोर्सेस इट इज स्टिल मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम उसने मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, भाई एक ही रफ्तार से गोल 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 घूमे जा रहे हैं। ऐसे केस में क्या हो रहा है भाई, फोर्सेस तो काफी सारे हैं, उनका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, दूसरे जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं, अर्थ जो सन है हमारा सेंटर में वो भी उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इतने सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बावजूद वो अपना जो पाथ है वो नहीं छोड़ रहे, वो उन्होंने यूनिफॉर्म बना रखा है, उसी सेम वेलोसिटी पर लगातार घूमे जा रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुत मेजर बहुत सही एग्जांपल है एक्चुअली में डायनामिक इक्विलिब्रियम का। पहला वाला जैसे हमने कहा कि रेन ड्रॉप फॉलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने मान लिया कि भाई वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं काम कर रहा है, बट बाकी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बात। चलो आगे चलते हैं भाई। इसके बाद क्या है, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, भाई क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जब वो होंगी तो हम कह सकते हैं भाई एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है। पहला कंडीशन जैसे कि मैंने कहा कि जीरो नेट फोर्स, जीरो नेट फोर्स, भाई मैंने बात बार बार कही कि अगर उस पे काफी सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं तो भी उन सब का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। अब सर ऐसा कब हो सकता है, हम सबने पढ़ा है भाई जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, अगर एक बॉडी ऐसे है उस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, F1 और F2, अगर F1 और F2 का जो डिफरेंस है, F1 F2 का जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी होगा वो जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्लियर है, ये चीज तो हम लोगों ने एकदम समझ ली। दूसरा है नेट जीरो नेट टॉर्क। अब जीरो नेट टॉर्क भाई अभी हम लोगों ने बीम बैलेंस के केस में देखा था, उसमें इधर भी सामान लगा हुआ था, इधर भी सामान लगा हुआ था, हमने तराजू में दोनों चीजें मेजर की, अगर इधर वाला भारी होता तो भाई ये इधर से नीचे जाता, इधर से ऊपर चला जाता, अगर इधर वाला भारी होता तो ये इधर से नीचे चला जाता। अब भाई जिधर भी आता उधर क्या होता, एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कि टॉर्क क्रिएट हो रहा है। लेकिन जीरो नेट टॉर्क का मतलब है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स, यानी कि जितने भी मोमेंट्स पे काम कर रहे हैं उन सब की वजह से जो रोटेशन है वो क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यानी कि दो कंडीशंस कौन कौन सी हुई, पहली हुई जीरो नेट फोर्स, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। दूसरा क्या है, जीरो नेट टॉर्क, यानी कि द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स शैल बी जीरो, जिससे कि उसमें कोई रोटेशन ना देखने को मिले हमें, क्लियर है। मतलब कि पहले में पहला जो फोर्स हमारा वो हमारा क्या कर रहा होगा, वो हमारा स्टेट को नहीं चेंज होने दे रहा है। दूसरा क्या है, उसमें रोटेशन नहीं होने दे रहा है, यानी कि पहला लीनियर मोशन को लीनियर मोशन को स्टॉप कर रहा है, दूसरा रोटेशनल मोशन को स्टॉप कर रहा है। क्लियर है ये चीजें, दिक्कत तो नहीं हो रही,
गड़बड़ तो नहीं करोगे? बहुत बढ़िया भाई। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, हाँ अच्छा ये वही है नेट टॉर्क का। अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए और क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने वेट के केस में बोला था बीम बैलेंस में, जब दोनों साइड पे वेट इक्वल होगा, क्योंकि जो हमारा हैंडल होता है एकदम सेंटर में लगा होता है, तो दोनों साइड का जो टॉर्क हो रहा है वो भी सेम हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा इसका अगर आगे चलते हैं आगे, अच्छा यही बात आगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहते हैं? इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, इक्वल्स टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट इट्स एक्सिस। अच्छा, अ फिजिकल बैलेंस ऑपरेट्स ऑन इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, बैलेंसिंग ऑपोजिंग टॉर्क्स टू मेजर मास एक्यूरेटली। क्या मतलब है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन है। ओके हाँ देख लो पहले, यहाँ पे ये फिगर है, एक चीज देख लो। यहाँ फिगर में क्या हो रहा है, हमने कहा भाई जीरो पे हमने मेजर किया हुआ है। क्लियर है? हमने जीरो पे इसको बैलेंस किया हुआ है। यहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, L2 है, और यहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, L1 है। क्लियर है? दिख रहा है सबको? नहीं दिख नहीं रहा है, इसको जरा दूसरे पेन से लिखते हैं। चीज दिख नहीं रही है सर, अब कैसे लिख रहे हैं ये? ओके, हमने कहा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, L2 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, L1 है। यहां पे जो वेट है वो क्या है सर, वो है W2, और यहां पे जो वेट है सर वो क्या है, W1। अब लेकिन ये बैलेंस्ड, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है इसमें कोई रोटेशन नहीं। अगर रोटेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नेट टॉर्क इस पे जो है वो क्या है सर, जीरो है। अच्छा ऐसा कब हो रहा है? ऐसा होने का मतलब है, सेटअप क्या है, सस्पेंड मीटर रूल, एक मिनट, सस्पेंड मीटर रूलर हॉरिजॉन्टली विद स्प्रिंग बैलेंसेस एंड वेट ऑन बोथ साइड। हम लोगों ने वो देख लिया, हमने क्या किया, एक रूलर ली, उसमें क्या किया हमने, दो जगह पे वेट लगाया और उसे एक जगह से उसको हैंग कर दिया। मॉडिफाई वेट्स और पोजीशन अंटिल द रूल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। क्यों भाई हॉरिजॉन्टल क्यों करना है? हॉरिजॉन्टल करने पे ही तो सर हमें पता चलेगा कि अब इस पे जो नेट टॉर्क है वो क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसके बाद मेजर, अब मेजर क्या करना है, हमें चार चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या? L1 चाहिए होगा, L2 चाहिए होगा, W1 चाहिए होगा और W2 चाहिए होगा। अब अगर यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि सर इस पे नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब है कि भाई T1 इज इक्वल टू T2 होना चाहिए। और अगर इसको वेरीफाई करना है तो सर क्या करेंगे, T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा हमारा W1, क्योंकि भाई यही फोर्स होता है, फोर्स इज वेट, वेट इज फोर्स, ठीक है। W1 इंटू L1 इज इक्वल टू T2 क्या हो जाएगा, W2 इंटू L2। ये जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक कर लेंगे तो भाई हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि यानी कि इस एपरेटस पे या फिर ये जो सिस्टम है हमारा, इस पे जो नेट टॉर्क बन रहा है वो क्या है, जीरो है। क्लियर है बात? जिसकी वजह से कि इसमें कोई भी रोटेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी आसान सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद क्या कह रहा है, सस्पेंडेड बॉडी बैलेंस। अच्छा ये सस्पेंडेड बॉडी बैलेंस है क्यों? When a body is freely suspended from a point, it comes to rest with its center of gravity। अब बात यहाँ पे हम लोग जो मेन कर रहे हैं वो बात हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जो कि हम लोग किसकी मदद से निकाल सकते हैं? अब एक सस्पेंडेड बॉडी अगर हमने टांग रखी है तो उसकी वजह से, lying vertically below the point of suspension, the principle enables us to locate the center of gravity of irregular laminas using the plumb line method। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जहां पे कि अगर हम लोग कहते हैं कि पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है तो भी ग्रेविटी उसी तरीके से एक्ट करेगी। क्या मतलब है इसका? अगर मैंने कहा कि सर ये वाला जो है, ये जो है सर ये बॉडी है, ये बॉडी कुछ ऐसे है, तो और यहां से हमने इसको टांग रखा है, इट्स ऐसे टांगा हुआ है हमने इसको। क्लियर? अब ऐसे अब हमने टांगा है तो ये क्या करेगी, थोड़ी देर मूव करने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगी। ये नीचे वाला धागा इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमने कहा कि ये थोड़ी देर ये क्या करेगी, रेस्ट पे आ जाएगी। अब जब रेस्ट पे आ गई तो इस पर ग्रेविटी तो काम कर रही होगी। हम कहेंगे कि सर इसमें ऐसा कोई तो एक पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से अगर जिस पॉइंट पर अगर ग्रेविटी को स्टडी किया जाए तो पूरी बॉडी में स्टडी करने के बराबर होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कह दिया जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दिया जाएगा। मतलब उस पॉइंट पे जब ग्रेविटी काम कर रही है तो वो पूरी बॉडी पे काम करने के बराबर मतलब स्टडी करने के बराबर आ रहा है। क्लियर है? जिससे कि भाई हमारी स्टडी थोड़ी इजी हो जाती है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट से हम लोग उसे टांग दें, कहीं से उसको हम लोगों ने
हैंग कर दिया। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है, एक तरीका है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला तो नहीं, एक तरीका है, एक मेथड बोलेंगे हम लोग। क्या मेथड का नाम है? प्लम लाइन मेथड। इस प्लम लाइन मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, हमने कहा कि फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका, यही है वो प्लम लाइन मेथड भाई हमारा। हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। लेट से हमने कहा कि एक पेज ले लिया हमने, इसमें हमने क्या किया, 3 होल्स कर दिए, 3 होल्स किए। हमने कहा कि सर ये है पॉइंट ए, जो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसकी 3 केसेस भी देखेंगे हम लोग। हमने कहा कि ये हमने पेज ले लिया है, इसमें हमने 3 पॉइंट्स बनाए, एक हमने बनाया ए, एक हमने बनाया बी, और एक हमने बनाया यहां पे सी। ठीक, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको टांगेंगे एक बार होल ए से। लेट से हमने एक यहां पे धागा लिया और होल ए से इसको टांग दिया, तो कुछ ये इस तरीके से टंग के आया, कुछ इस तरीके से। यहां पे ए होल था, ए होल के थ्रू इसको टांगा गया। तो जो हमारी लाइन होगी, जो ग्रेविटी होगी, वो इस लाइन के अलॉन्ग आ रही है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिया दूसरा पॉइंट यानी कि बी पॉइंट। जब हमने बी पॉइंट पे इसको टांगा तो कुछ इस तरीके से आया। लेट से यहां पे हमारा बी पॉइंट था, बी पॉइंट से हमने इसको मेजर ऐसे टांग दिया है, तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होगी वो कुछ ऐसी होगी। जब हमने सी से इसको टांगा, जैसे हमने सी से इसको टांग दिया तो कुछ इस तरीके से आया। ये हमारा पॉइंट सी, और यहां से हमने इसको टांग दिया, तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है कुछ इस तरीके से। अब क्या कह रहा है, क्रिएट 3 फाइन होल्स हमने कर लिया, सस्पेंड एंड मार्क हमने मार्किंग भी दे दी। तीसरा कह रहा है रिपीट द प्रोसेस, जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ। चौथा कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन, मतलब कि अगर अब ये बॉडी थी, पहले वाले मार्क जो है कुछ इस तरीके से गया है, ठीक, दूसरे वाले मार्क इस तरीके से गया है, पहला मार्क ऐसा, दूसरा मार्क ऐसा। एक मिनट, अंडू 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 अंडू, हाँ, हमने कहा कलर बदलते हैं इसका, फिर से भाई रंग बदल बदल के हम लोग अच्छे से करेंगे। एक जा रहा है कुछ इस तरीके से, रंग बदला ही नहीं। एक जा रहा है कुछ इस तरीके से, और एक जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे, ये जो सेंटर में है, ये क्या करेगा, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है बात? मतलब जो हमारा क्या नाम था, प्लम लाइन मेथड। प्लम लाइन मेथड क्या करता है, एक बॉडी को अलग अलग तरीकों से टांगा जाए, जिससे कि उसमें जितनी बार भी होगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसी के अलोंग होगा, जहां पे टांगा गया और एकदम जस्ट नीचे उसकी। और इसी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अलग अलग मार्किंग्स ले लें तो हम क्या कर सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर तुमसे बोला जाएगा कि प्लम लाइन मेथड क्या है, प्लम लाइन मेथड इज बेसिकली अ वे टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय मार्किंग द लाइन ऑफ एक्सिस अलोंग व्हिच द बॉडी वाज हैंग। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एकदम इजी था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बस समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है अगर ऐसे बस लिखा लिखा पढ़ लिया जाए, वरना ऐसे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, इसका आगे चलते हैं भाई। इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वही बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने देखा, लेकिन ढूंढी कैसे जाए। लेट से अगर कोई भी इरेगुलर है तब तो वही वाला प्लम सॉल्व मेथड हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अगर रेगुलर बॉडीज है तो रेगुलर बॉडीज के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, अगर एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल के केस में ढूंढा जा रहा है तो कैसे ढूंढा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, अब देखो मीटर स्केल कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर की होती है। 100 सेंटीमीटर का भाई बिल्कुल सेंटर ले लिया हमने, सेंटर पे 50 पे हमने क्या किया, ऐसे मेजर कर दिया, यहाँ पे हमने रख दिया। अब जिसकी इसका मैं अगर निकाल लूं तो लेट से ट्राई करना पड़ेगा भाई, थोड़ा होगा। ये देखो कुछ इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा। वैसे अगर हम लोग स्केल के केस में करते हैं तो स्केल हमारी जो है 100 सेंटीमीटर की, उसका सेंटर एकदम 50 पे, तो बस 50 पे ही अगर मैं उसको ऐसे इस तरीके से करूं तो वहां पे मेजर करना काफी इजी हो जाता है। वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। वहीं पे ही अगर एक स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना यानी लैमिना का मतलब होता है शीट, कंफ्यूज नहीं करेंगे कोई लैमिना सर लैमिना ये क्या चीज है, लैमिना का सिंपल सा मतलब है शीट। अगर स्क्वायर शीट ली है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बैलेंस एंड नेगेटिव एट ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर का क्या मतलब है सर, अगर ये शीट है हमारी, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कैसे निकालेंगे, हमने ये लिया, ये लिया, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक सेंटर। अब यही ज्योमेट्रिक सेंटर क्या करेगा, यहां पे अगर मैं एक नेल लगा दूं, अब इसको नेल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर दो पेपर को, पेपर को फोल्ड करने के बाद वहां पे ऐसे नेल के ऊपर उस शीट को रख दो, तो क्या होगी, इजीली बैलेंस हो जाएगी। ये एक तरीका है, ये रेगुलर शेप्स के लिए। इररेगुलर के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लम लाइन मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। इसके बाद क्या कहता है,
की फॉर्मूलाज, मतलब भाई अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूलाज का यूज किया है, अभी तक कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने देखे। पहला हमने देखा मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा अगर इसको सबसे पहले देखे तो मोमेंट ऑफ कपल। ये दोनों ही काफी ज्यादा इजी थे, दोनों में ही क्या था, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। बस डी में यहाँ पे अंतर क्या आता है, यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट है, यहाँ पे क्या आता है कपल आर्म डिस्टेंस। कपल आर्म डिस्टेंस मतलब जो पहले पॉइंट ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस। क्यों सर टोटल डिस्टेंस क्यों ले रहे थे, क्योंकि दो मोमेंट्स काम कर रहे थे और दोनों का जब हमने सम किया था तो फोर्स कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि D1 और D2 का जो एडिशन था वो D के बराबर था। D के बराबर होने की वजह से हमने क्या देखा कि भाई जो आर्म्स के बीच की डिस्टेंस थी वो हमने मेजर यूज किया था। क्लियर है। तीसरा जो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कह रही है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि भाई एक बॉडी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है तो हमें पूछ लिया जाएगा कि बताओ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर इतना है तो उधर साइड पे आर्म डिस्टेंस क्या होगा। इसके हमसे बोल दिया गया W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। अब हमें ये दो वैल्यूज दे दी गई, ये वाली वैल्यू दे दी गई, बता दिया भाई वेट कितना है उधर ये बता दो, तो इसकी मदद से हम लोग वो कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा आसान था। इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अगला प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखा इधर बाइसाइकिल्स में अगर हम लोग देखें तो भाई पेडलिंग हम लोग करते रहते हैं। अगर स्टीयरिंग देखें, स्टीयरिंग भी हम लोगों ने देखा। डोर्स में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था भाई कितनी दूर डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ रहा था वहां पे क्या हो रहा था, टॉर्क भी बढ़ता जा रहा था। क्लियर, डिस्टेंस से क्यों बढ़ रहा था, तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है F इंटू डी। इसके सिवा भी हम लोगों ने बैलेंस में इक्विलिब्रियम देखा कि इक्विलिब्रियम में क्या था कि सर दोनों साइड पे जो टॉर्क था वो सेम हो रहा था, जिसकी वजह से कि वो बीम बैलेंसेस इक्विलिब्रियम में आ जा रहे थे। इसके बाद हमारे पास एक दो और टॉपिक्स बच रहे हैं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है सर, लीनियर मोशन बड़ा आसान होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वहां पे चीजें थोड़ी सी बदलने लगती है। उसको यूनिफॉर्म तो है लेकिन हम लोग अगर उसको लीनियर की तरह स्टडी करने जाएं तो वहां पे चीजें बदल जाती हैं। जैसे क्या, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसी है उसकी, कांस्टेंट है, its motion is uniform circular motion. The particle travels equal distance in equal time interval, maintaining uniform speed, but the direction continuously changes, making velocity variable and motion accelerated. क्या मतलब है इसका, मैंने कहा कि सर ये एक बॉडी, ये एक पाथ है जिसपे कि एक बॉडी है, ये हमने कहा कि ये जो एरिया है ये है D1, ठीक, ये डी पॉइंट है। ये क्या कर रही है, यहां से थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंच गई ट्रैवल करके, ठीक, यहां से क्या हुआ, यहां पहुंच गए ट्रैवल करके, यहां से क्या किया, यहां पहुंच गए ट्रैवल करके। ऐसे क्या कर रही है, ये थोड़ी थोड़ी देर में ट्रैवल करते हुए अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है। अब एक तो हो जाएगा कि हमने कहा है सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब क्या आपने बोला सर यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि अगर यहां से यहां आने में इसको जो टाइम लगा है वो 5 सेकंड्स है, तो यहां से यहां आने में वही लगा होगा, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है, हर केस में सेम आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर इसलिए नहीं है क्योंकि जो पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो यहां से यहां का था, ये हो गया, हमने कहा कि कैपिटल डी ले लेते हैं इसको, अंडू अंडू, हाँ, हमने कहा कि ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट 1, अगला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा डिस्प्लेसमेंट 2, तीसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा। क्या भाई इनमें वही इवननेस मेंटेन है जो कि हमारी डिस्टेंस मेंटेन थी, नहीं, इस वजह से जो वेलोसिटी है वो बदलती रहेगी, और अगर वेलोसिटी में कॉन्स्टेंटली चेंज आता जा रहा है तो भाई क्या एक्सेलरेशन हो रहा होगा सर, बिल्कुल हो रहा होगा, बिकॉज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉजेज एक्सेलरेशन, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉजेज एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इवन नहीं है तो सर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा होगा। लेकिन क्या स्पीड में चेंज आ रहा है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं हर बार इक्वल टाइम इंटरवल्स में। क्लियर है ये बात। सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है सर, स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या क्या वेरिएबल होता है सर, हमारा वेलोसिटी वेरिएबल होता है और एक्सेलरेशन हो रहा होता है, एक्सेलरेशन भी वैसे वेरिएबल ही होता है, बट मेनली हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है, कैसा हो रहा है वो हमारा ज्यादा लेना नहीं है। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक क्या है, वेलोसिटी डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन। अब देखो
वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग बताते कैसे हैं कि वेलोसिटी का एक्चुअली डायरेक्शन है क्या? वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर किसी भी पॉइंट पे बोला जाए तो वो निकाला जाता है टैंजेंट की मदद से। अब टैंजेंट क्या, वैसे तो सारे बच्चों को पता होगा कि टैंजेंट वो होता है सर जो गोले को छू के निकल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूंगा भाई टैंजेंट बेसिकली होता क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ ये धरती जो ये कैसी स्फीयर है, लेकिन अगर इसका छोटा सा पार्ट लिया जाए तो वो कैसा है सर, वो फ्लैट है। इसी तरीके से अगर एक सर्कल देखा जाए तो सर्कल भाई हम लोग कह देते हैं कि भाई कोई उसमें फ्लैट सरफेस नहीं, लेकिन अगर उसको बहुत ही छोटा एक पॉइंट ले लूं तो वो हो सकता है फ्लैट में। अगर मैं उसी पॉइंट को ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या भाई, एक टैंजेंट कहते हैं। क्लियर? अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड v, यूनिफॉर्म स्पीड v ट्रेवल्स इक्वल क्वार्टर सर्कल इन इक्वल टाइम, जो कि भाई हमने अभी देखा था। हमने कहा भाई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हर बार क्या कर रहा होगा, इक्वल टाइम में कवर कर रहा होगा। अगर पूरा टाइम हमारा t ले रहा है तो हर एक केस में टाइम कितना ले रहा होगा, हर क्वार्टर के लिए t/4 ले रहा होगा, स्मॉल t यानी कि टाइम इंटरवल से। ये कितना है, t/4 है। दो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डिफर्स एट ईच पॉइंट अलोंग द सर्कुलर पाथ। मतलब कि भले ही स्पीड सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो बार बार बदल रहा होगा। अच्छा, वो डायरेक्शन बदल रहा है तो पता कैसे चलेगा? एट एनी पॉइंट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। यानी कि जो भी पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर टैंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उसी टैंजेंट के अलोंग क्या होगा, हमारी डायरेक्शन होगी बॉडी की। जिसके अगर हमने कहा कि एट पॉइंट ए द डायरेक्शन इज नॉर्थ। क्यों सर? यहां पे बॉडी जो है ऐसे मूव कर रही है, लेट से ऐसे सर हमारी बॉडी मूव करती जा रही है, और जब बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वजह से जो टैंजेंट ड्रॉ हुआ है ए पे वो क्या है, ऊपर की तरफ है। और जब बॉडी का टैंजेंट ऊपर है तो ऊपर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो यानी कि बॉडी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ। सिमिलरली एट पॉइंट बी द डायरेक्शन इज वेस्ट, एट पॉइंट सी द डायरेक्शन इज साउथ, एंड एट पॉइंट डी द डायरेक्शन इज ईस्ट। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। की डिफरेंस, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसके हमने पढ़ा, जीरो एक्सेलरेशन अनएक्सेलरेटेड, while uniform circular motion has variable velocity। ठीक है, despite uniform speed accelerated motion। क्लियर है बात? मतलब कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वहां पे क्या है, वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अगर सर्कुलर में बात करेंगे, सर्कुलर में स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी सेम नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, इजीली एकदम दिमाग में चली गई है, कभी नहीं निकलेगी ना, बहुत शाबाश। अब इसके बाद बहुत शाबाश क्या होता है भगवान नहीं बता, लेकिन जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। ठीक, इसके बाद आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को ही कंबाइंड फोर्सेस कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सर्कुलर मोशन रिक्वायर्स अ फोर्स टू कंटिन्यूअसली चेंज पार्टिकल्स डायरेक्शन। दिस फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स acts towards the center of a circle at every point along the path. The direction of acceleration changes at each point but maintains constant magnitude, making acceleration variable, non-uniform। क्या कहने का मतलब है यहां पे हमसे कहा जा रहा है भाई जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो उसको एक कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो कि उसका डायरेक्शन बदल सके। क्या मतलब है इसका सर, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं है। डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स की जरूरत है। अब एक बॉडी ऐसे घूम रही थी, सीधे जा रही थी, अचानक से वो घूम क्यों जाए? क्यों भैया वो गोल गोल घूमने लगे? उसका तो एनर्जी है ना, वो सीधे निकल जाए ना। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल समझो। एग्जांपल क्या, कहानी के तरीके जैसे समझना चाहो समझो। तुम ऐसे साइकिल्स जा रहे हो, बहुत बड़ा साइकिल्स घूमते जा रहे हो, एक कोई बंदा कहीं पर खड़ा है ऐसे रस्सी फेंक के मारे और तुमको पकड़ ले। जैसे ही वो तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, एक फिक्स पॉइंट आ जाएगा और तुम सीधे जा रहे होगे लेकिन गोल घूम जाओगे, है ना। यही चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो जो सेंटर की तरफ जो फोर्स आ गया जिसने तुम्हारी डायरेक्शन को क्या कर दिया, बदल दिया, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? और ये फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एट एवरी पॉइंट अलोंग द पाथ। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो वहां से काम कहां कर रहा होगा, सेंटर की तरफ काम कर रहा होगा। जिसको तुम लोग यहां पे दिख रहा होगा, एफ की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहां है, सेंटर की तरफ है।
द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस एट ईच पॉइंट, क्योंकि भाई अभी हम लोगों ने देखा था कि क्यों एक्सेलरेशन बदल रहा है, वो चीजें अभी हम लोगों ने देख ली थी। इसके एग्जांपल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, क्लियर है। उसके सिवा देखो जो न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन है वो क्यों नहीं जा रहा है बाहर, वहां पे तो रस्सी भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसको पुल करके रख रहा है, लेकिन उसकी खुद की वेलोसिटी है तो वो आगे बढ़ना चाह रहा है, और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसको अंदर खींचना चाह रहा है। ये दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर एक फोर्स इधर जाना चाह रहा है और एक फोर्स उसको अंदर खींचना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? टर्निंग मोशन शो करने लगेगा। तो उसका जो रिजल्टेंट मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। यानी कि F1 इधर लग रहा था, F2 सेंटर की तरफ लग रहा था, और F2 और F1 और F2 की वजह से क्या हुआ? वो टर्न कर गया, वो क्या करने लगा? एक सर्कुलर मोशन में जाने लगा। प्लैनेट और सन भी भाई वही प्लैनेट्स को क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो लोग आगे सीधा निकलना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं उसकी। मून भी अर्थ के साथ वही सेम केस है। स्टोन ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब कि हमने एक रस्सी ली, उस पर पत्थर बांधा, उस पर धागे पत्थर बांधा, उसको गोल 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 घुमाने लगे। जब हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं तो भाई क्या हो रहा है? वो पत्थर क्या है? कहीं पे उड़ के नहीं जा रहा है, बट उसको स्ट्रिंग की वजह से हमने सेंटर में पकड़ के रखा है कि भैया दूर नहीं जाओगे। वो जाना चाहता है, जैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगा क्या करेगा? सीधा निकल जाएगा। बट हमको क्या चाहिए कि हम वो स्ट्रिंग में बंधा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है? वो कहीं जा नहीं पा रहा, वो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। क्लियर है बात? इसके बाद जो हमारा फोर्स है वो आता है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अ फिक्शियस फोर्स। फिक्शियस फोर्स का क्या मतलब है? फिक्शियस फोर्स का मतलब है एक झूठा फोर्स जो कि एक्चुअली में होता ही नहीं। अब सर है ही नहीं तो उसके बारे में पढ़ क्यों रहे? जानते हैं भाई इसके बारे में। हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कोई ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट लग रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल अंदर खींचा तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर खींच रहा हो। However, it is not a real force. कैसा फोर्स नहीं है? ये रियल नहीं है। It is a fictitious force assumed by observers moving in the circular path with the body. मतलब कि अगर कोई है वो बाहर से मतलब जो अंदर से देख रहा है कि अच्छा ये फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये एक फोर्स है जिसने इसको बाहर खींच लिया। इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इजाद हुआ, यानी कि एक्चुअल में ऐसी कोई फोर्स है नहीं, ये बस एक ऑब्जर्वर का इल्यूजन है, एक तरीके से बोला जा सकता है। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम लोग देखें, हम लोग इसका यहां पे एग्जांपल ज्यादा बेटर समझ में आएगा। व्हेन अ स्ट्रिंग ब्रेक्स, मतलब कि क्या है? हमने क्या किया? एक धागे पे ऐसे लिया, हमने एक पत्थर लिया, उसको ऐसे देखने लगे। या फिर इसका एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे मेरी को राउंड वाला एग्जांपल क्या मैंने लिया हो, लेट्स से हमने कहा कि यहाँ पे एक बच्चा है जो कि मेरी गो राउंड पे बैठा हुआ है, मेरी गो राउंड पे बैठा हुआ है, और उसी के घोड़े पे हमने क्या कर दिया? एक पत्थर बांध दिया या फिर एक बॉल बांध दी। बॉल जब बांध दी तो हम लोग क्या करेंगे? वो गोल 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 घूमता रहेगा, और जब जब वो घूमेगा तो वो बॉल क्या है? उसके साथ में। उसे ये तो पता चल गया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉल जा नहीं पा रहा है। इतनी बात क्लियर है? उसको क्या लग रहा है? ये बॉल तो मेरे साथ है, सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको पकड़ के रखा है। यहां पे हमने कहा कि एक आदमी खड़ा है एम, यहां पे हमारा जो ए था, ये ए वो बच्चा है जो कि हमारा घोड़े पे बैठा हुआ है। घोड़े पे बैठा है और इस बॉल को देख रहा है। जब जब ये टूटी नहीं थी तब तक क्या होगा? ये गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा, और इसको लगेगा कि ये तो मेरे साथ ही, ये तो रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही ये टूटेगा तो जो ये वाला आदमी जो बाहर है, जो झूले पे नहीं बैठा, इसको दिखेगा कि भाई ये जो बॉल है ऐसे कर्वीलिनियर पाथ सीधा रास्ता लेके निकल गई, है ना? यानी कि यहां से टूटी और ये इधर की तरफ, ये क्या गई? इधर की तरफ सीधे निकल आ गई। इस आदमी को तो यही दिखा कि भाई ये बॉल जो है उड़ते हुए निकल गई। लेकिन जो अंदर वाला आदमी है उसको क्या दिखेगा? जब वो ए पे था तो उसके पास थी, ए से गया तो थोड़ी और दूरी, यहां से थोड़ी और दूरी, यहां से थोड़ी और दूरी। वो कहेगा अच्छा कोई फोर्स है जो कि इस बॉल को मेरे पास से दूर खींच रही है। उसको ये बात नहीं समझ में आ रही कि कर्व्ड पाथ में यहां से छूटी है इसलिए निकल गई। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कोई फोर्स ऐसी है जो कि इस बॉल को मुझसे दूर कर रही है, मुझसे मुझसे इस बॉल को दूर ले जा रही है। पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको रोक के रखा था तो ये हमारे पास पास थी, लेकिन अब जैसे ही यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स छूट गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको क्या किया है? दूर कर दिया। लेकिन क्या भाई ऐसा था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो हमने टेंजेंशियल पाथ पे मूव कर गई ना बस। जैसे ही उसको उसका सेंट्रीपिटल फोर्स हटा, उसने क्या किया? वो एक स्ट्रेट पाथ में निकल गई। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर था जो कि अंदर की तरफ था, इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि इस बॉल को मुझसे दूर कर रही है, मुझसे जस्ट दूर लेके जा रही है। तो ये क्या बोलेगा कि कोई एक और एग्जिस्टिंग फोर्स है। उस फोर्स का नाम क्या दे दिया गया भाई?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दिया गया। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है? एक फिक्शियस फोर्स है, यानी कि नॉट रियल, अनरियल फोर्स है। रियल फोर्स यहां पे वही हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज ऑफ टेंशन टी। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, वो लगता किसकी वजह से? टेंशन की वजह से, यानी कि जो भी रोप से या फिर जो भी चीज से हमने इसको बांध के रखा है, यूजुअली रोप से हम लोग कह रहे हैं, तो वहां पे वो टेंशन जो है, वो टेंशन उसको होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बन पा रही है। एक्ट टुवर्ड द सेंटर, किसकी तरफ काम कर रही है भाई? सेंटर की तरफ काम कर रही है। दिस इज ओनली एक्चुअल फोर्स प्रेजेंट, मतलब कि यही इकलौता फोर्स है जो कि एक सर्कुलर बॉडी पे काम कर रही है। बट जो फिक्शियस फोर्स है वो कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अज्यूम्ड बाय रोटेटिंग ऑब्जर्वर्स टू एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वर, इट डजंट ट्रूली एग्जिस्ट। मतलब कि ये बस जो अंदर से ऑब्जर्व कर रहा है उसको लग रहा है कि कोई फोर्स मेरे पास से चीजों को ले जा रही है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये बस उसका गलत ऑब्जर्वेशन तो नहीं, ऑब्जर्वेशन में कमी है बेसिकली बोल सकते हैं। इस वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कैसी फोर्स है? वो एक फिक्शियस फोर्स है, यानी कि अनरियल फोर्स है। क्लियर है बात? कंक्लूजन, फिक्शियस और वर्चुअल फोर्स इज द वन दैट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट बट इज कंसिडर्ड टू डिस्क्राइब और अंडरस्टैंड सर्टेन मोशंस फ्रॉम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट जहां से कि हमें समझ में ना आ रहा हो कि अच्छा ये क्या हुआ, उस कंसेप्ट के दौरान हमें एक ऐसा फोर्स है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता है। इसका नाम क्या दे दिया गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दिया गया। और इसको हम लोग कैसा फोर्स कहते हैं? एक फिक्शियस फोर्स कहते हैं, यानी कि अनरियल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? बढ़िया समझ में आया? ये चैप्टर यहीं पे ही खत्म होता है। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक्स इसमें थे नहीं, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी इजी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, जिसको भाई छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। बहुत अच्छे से समझ के जाना है कि कोई भी चीज ऐसी आए तो हम एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से उसको सॉल्व कर सके। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।